जस्ट अ मिनट। चलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? लेट मी नो। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? वन नोट विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। So we'll start with a brand new concept called feedback amplifiers, and that too particularly जो फीडबैक हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं या इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव फीडबैक। इट विल बी प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव फीडबैक। तो बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। So you keep waiting for positive feedback. Someday, sometime, we'll also discuss positive feedback. But the current issue, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें हम निगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्भरण पे ही बात करेंगे। ये चीज आपके लिए कोई बहुत नई नहीं होना चाहिए कि फीडबैक क्यों यूज होता है टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में। नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड वी डेफिनेटली हैव टू पे सम प्राइस ऑल्सो। कुछ कीमत भी चुकानी होती है निगेटिव फीडबैक लगाने की। अब निगेटिव फीडबैक क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए लगाते हैं, इसके कॉन्स क्या है, प्रोस क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बेनिफिट्स और नुकसान क्या है, ये सब चीजें हम एक एक करके परत दर परत सीखते चले जाएंगे। तो निगेटिव फीडबैक में जाने से पहले, जैसा कि टॉपिक हमने कहा कि फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, तो एम्पलीफायर्स को एक बार और डिफरेंट नजरिए से देखेंगे, पर्सपेक्टिव डिफरेंट करके देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, वी इंजीनियर्स हम एम्पलीफायर्स को डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसी हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उस प्रकार हम उसको क्लासिफाई करते हैं। कभी लोड के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, कभी कपलिंग के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, कभी फ्रीक्वेंसीज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, कभी इफिशियंसी के आधार पर, क्यू पॉइंट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। और आज हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं एम्पलीफायर्स को बेस्ड ऑन टू थिंग्स: लोड रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस। इन चार महान हस्तियों के आधार पर, इनकी रिलेटिव वैल्यूज के आधार पर हम आज एम्पलीफायर को वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सो लेट मी टेल यू, बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ Ri, Ro एंड Rs एंड RL, हम चार प्रकार के एम्पलीफायर्स को पाते हैं। पहला, अभी सिर्फ सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन आगे करने वाले हैं। पहला, वोल्टेज एम्पलीफायर। दूसरा, ऑब्वियसली करंट एम्पलीफायर। थर्ड, ट्रांस conductance amplifier, and the fourth one and the last,
ट्रांस रेजिस्टेंस amplifier. Am I audible to you and the screen is properly visible to you? Please let me know. Any one of you? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए तो ध्यान से लेक्चर सुनेंगे। फीडबैक के चैप्टर में या फीडबैक के संदर्भ में हमने एम्पलीफायर को नए तरीके से वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। RI, RO, RL और RS के रिलेटिव वैल्यूज के आधार पर 4 प्रकार के एम्पलीफायर्स का जन्म हुआ। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। दोस्तों, जब आपसे कहा जाता है कि हमने वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर बनाया, तो पहला विचार जो हमारे दिमाग में आता है कि वोल्टेज एम्पलीफायर वो होता होगा जिसका AV बहुत बड़ा होता होगा। ये पहला थॉट हमारे माइंड में आता है, दैट AV must be very large, but this is not true। हमने वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर का जो नामकरण किया है वो वोल्टेज गेन, करंट गेन की वैल्यूज पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके इंडिपेंडेंस पर आधारित है। मैं बताता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे जैसे मैं लेक्चर में आगे बढ़ूंगा आपको बातें स्पष्ट, क्लियर होती चली जाएंगी। अभी अपने मन से एक बात निकाल दो कि वोल्टेज एम्पलीफायर जरूरी नहीं है कि जिसका वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा हो उसको वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे, जिसका करंट गेन बहुत ज्यादा हो उसको करंट एम्पलीफायर बोलेंगे। दिस इज नॉट ट्रू। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर उसको मानेंगे, एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर उसको मानेंगे जिसका आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल हो इनपुट वोल्टेज के। ओके। सेकेंडली, जो गेन हो वो RL की वैल्यू पर, RS की वैल्यू पर लीस्ट डिपेंडेंट हो। लीस्ट डिपेंडेंट हो, जितना कम निर्भर करेगा वोल्टेज गेन की वैल्यू RL और RS की वैल्यू पर, हम उतना खुश होंगे और कहेंगे कि हमारा एम्पलीफायर उतना बेहतर वोल्टेज एम्पलीफायर, उतना नोबल है। यानी आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस पर हमारे एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिटोरियरेट नहीं करना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है, उसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है अत्यंत हद दर्जे की, तो उसको वोल्टेज एम्पलीफायर कहेंगे। अब हमने क्या किया कि जब भी हम वोल्टेज, करंट, ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बनाएंगे तो हम उसके लिए एक मॉडल सर्किट बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे। वो सर्किट कैसा होगा देख लेते हैं। आपको बहुत अचंभित नहीं होना चाहिए इन सब बातों से, बिकॉज ये सब हमारी डे टू डे रूटीन है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं, या यूं कहें वोल्टेज एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करा? जो बेस्ट चॉइस अवेलेबल है मार्केट में वो है सपोज दिस इज योर सोर्स ऑफ वोल्टेज और सिग्नल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां से एम्पलीफायर स्टार्ट करता है। और एम्पलीफायर की इनर डिटेल्स में जाने के बजाय हमने उसके इनपुट साइड को मात्र RI से रिप्रेजेंट कराया। इस वोल्टेज को VI कहा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा सोर्स ऑफ सिग्नल है RS। यहां से जो करंट आया वो हमारा इनपुट करंट होगा।
आउटपुट साइड पर अगर देखें तो आउटपुट साइड पर फिर से एक सोर्स ऑफ सिग्नल है या वोल्टेज है, पर वो डिपेंडेंट है ए स्मॉल वी आई, और उसके सीरीज में लगा दिया आर ओ। और ऑफ कोर्स हर एम्पलीफायर लोड के लिए ही तैयार किया जाता है। ये सर्किट हमने बनाया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया उसको वीओ कहा, चाहो तो इसको भी ग्राउंड बोल दो। यहां से जो वोल्टेज गया ये वीओ, और यहां से जो करंट गया आप उसको चाहे तो आईएल बोले या चाहे तो आईओ बोले, एज पर योर विश। यहां जो वोल्टेज आया प्लस टू माइनस एट सम इंस्टेंट, this is plus to minus and this is also plus to minus at that instant। ये जो सर्किट हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कराया है, दिस इज कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा, थेवेनिन्स equivalent। That is, we used Thevenin's equivalent model for input side representation as well as for output side representation। तो यहां पर आपको इनपुट पे एक लूप दिखाई देगा और आउटपुट पे भी एक लूप दिखाई देगा। जो सबसे पहली चीज किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो आप में से होंगे उनकी बत्ती जली होगी, उनको लगा होगा कि सर आपने यहाँ पर ए स्मॉल वी क्यों लिया। आप पिछले चैप्टर्स में तो हमेशा जब भी हमसे कैलकुलेशन कराते थे तो ए कैपिटल वी निकालते थे, जिसको हमने ए कैपिटल आई आर एल अपॉन आर आई के नाम से डिफाइन कर रखा है, या जिसको हम कहते थे दिस वॉज एज गुड एज वीओ अपॉन वी आई। तो अब आखिर क्या हो गया कि यहां पर हमने ए कैपिटल वी का इस्तेमाल ना करते हुए इसके स्थान पर ए स्मॉल वी का इस्तेमाल करा। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। दैट ए स्मॉल वी एंड ए कैपिटल वी, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ए स्मॉल वी एंड ए कैपिटल वी, ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। बट जहां तक फॉर्मूले का सवाल है, ए स्मॉल वी भी आउटपुट वोल्टेज अपॉन वी आई होता है, लेकिन ए स्मॉल वी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसकी? ए कैपिटल वी की। ए कैपिटल वी हमारी रियलिस्टिक वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी ए कैपिटल वी आरएल के एक्चुअल प्रेजेंस में निकाला जाता है, और ए स्मॉल वी निकालते वक्त ध्यान से सुनिए, आरएल को इंफिनिटी की तरफ टेंड करते हैं या इंफिनिटी बना देते हैं। तो जब आरएल इंफिनिटी हो जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला, यानी अगर हम ओपन सर्किट कर देंगे इस स्थान पर, तो वीओ अगर ओपन सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आप जब वीओ अपॉन वी आई निकालेंगे तो उसको ए स्मॉल वी कहेंगे, और जब आर एल इंफिनिटी नहीं है, कोई रियलिस्टिक वैल्यू है, तब ए कैपिटल वी नाम देंगे। क्या हो गया? किसका माइक ऑन है भाई? आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? समबडी, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लीजिए, बताइए, आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। ए स्मॉल वी एक्सट्रीम वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू है, सीलिंग वैल्यू है,
मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, ए कैपिटल वी की। अगर आपको ये बात समझ में आती है, सो फार सो गुड। एक काम और कर सकते हो अगर आप यहां से देखना चाहो तो, अगर आप इस सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगाएं तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आरओ और आरएल सीरीज में है एक दूसरे के, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रॉम दिस सर्किट, इफ यू अलाउ मी टू राइट, वोल्टेज अक्रॉस आरएल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जनरेटेड ए स्मॉल वी वी आई, ये टोटल वोल्टेज जनरेटेड है, मल्टीप्लाइड बाय आर एल अपॉन आर ओ प्लस आर एल। तो अगर आप वी आई को नीचे ले जाएंगे अदर साइड पे, तो वी ओ अपॉन वी आई बन जाएगा सिंपली ए स्मॉल वी मल्टीप्लाइड बाय आर एल होल अपॉन आर ओ प्लस आर एल। बट ये जो कुछ भी बना, इसको आप विथ फुल अथॉरिटी यू कैन कॉल ए कैपिटल वी। तो पता चल गया ए कैपिटल वी इज एज गुड एज ए स्मॉल वी मल्टीप्लाइड बाय आर एल अपॉन आर ओ प्लस आर एल। अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन में आर एल टेंडिंग टू इंफिनिटी रखिए और देखिए क्या जब आर एल इंफिनिटी की तरफ जाता है तो क्या ए कैपिटल वी टेंड्स टू बिकम ए स्मॉल वी और नॉट। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फौरन इस नतीजे पे आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो मैंने वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में आपसे कुछ चर्चा करी। इस सर्किट को फिर से ध्यान से देखो। इस सर्किट में सुटेबल कंडीशंस क्या हो सकती है? सुटेबल कंडीशंस ये हो सकती हैं, इफ यू ट्राई टू लुक इनटू द मैटर, सुटेबल कंडीशंस ये हो सकती है कि जो कुछ भी सोर्स ऑफ सिग्नल ने जनरेट करा है, Vs की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाए Ri के ऊपर। ये तभी संभव है जब Rs की वैल्यू Ri के रिलेशन में कम से कम हो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ Ri is much greater than Rs, then Vi will be almost equal to Vs, and this is the most suitable situation। और आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है एक अच्छे वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए कि Ri इनफाइनाइट हो जाए। सो द लार्जर द इनपुट इंपीडेंस इज, the better is the situation or the condition for voltage amplifier। ये सब बातें माइंड में रखना, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी। तो Ri अगर इंफिनिटी है या Ri जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज गेन सुपीरियर होता जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। आउटपुट साइड पे क्या होना चाहिए, अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंस से काम लें तो ये दिस इज वर्किंग लाइक ए बैटरी, टोटल वोल्टेज। आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाए किसको, लोड को। वी डोंट वांट दैट हमारा हार्ड अर्न मनी यहां पे लॉस हो उसका कुछ भी। वी डोंट वांट द लॉस ओवर आरओ
तो इसकी सिचुएशन जो बेस्ट गवर्नड है, आरएल तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो दुनिया वालों के कंट्रोल में होता है। आरओ हम बनाते हैं एज एन इंजीनियर, तो हम लिखेंगे आरओ शुड बी as small as possible in comparison to RL। तो RO जितना छोटा होगा RL के कंपैरिजन में, तो हम पाएंगे कि VO उतना बराबर होगा A स्मॉल v VI के। यहाँ पे स्मॉल v लिया है मैंने, नो कंफ्यूजन, दिस इज स्मॉल v। A स्मॉल v VI के उतना बेहतर होगा, बराबर होगा। आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है, आइडियल कंडीशन ये हो सकती है कि आरओ हमारा हो जाए 0। यानी पता चला कि एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर उसे कहेंगे, या आदर्श प्रादर्श एम्पलीफायर, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर कौन सा होगा? जिसका आरआई इंफिनिटी हो और आरओ 0। ऐसी स्थिति में जो वोल्टेज गेन होगा ए कैपिटल वी, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे? आर एस एंड आर एल से। एंड दिस इज द प्राइम सिचुएशन, दिस इज अ नोबल सिचुएशन। अगर आपको ये समझ में आया तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप का एम्पलीफायर लेते हैं जो इसके ठीक कॉन्ट्रा है, ठीक उल्टा, कॉन्ट्रास्ट में। ऑब्वियसली वोल्टेज एम्पलीफायर का बिल्कुल उल्टा, अपोजिट, करंट एम्पलीफायर होता है। करंट एम्पलीफायर में आउटपुट करंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इनपुट करंट। ऑब्वियस बात है कि इसका सर्किट अगर कुछ बन सकता है तो ऐसे बनना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहां पर लगाया source of signal, a current source called IS। इसके साथ RS पैरेलल में, क्योंकि करंट सोर्स के RS पैरेलल में होता है। और यहां पर जो इनपुट इंपेडेंस है हमारे एम्पलीफायर का, वो अभी भी यहीं कनेक्टेड है। इस वोल्टेज को आप चाहो तो अभी भी VI बोल सकते हो। इसमें से जाने वाला करंट II होगा। सिमिलरली आउटपुट साइड पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, उसका टाइटल है ए स्मॉल आई आई, RMS में है। यहां पर आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर पैरेलल में, और लोड उसके पैरेलल में। लोड में से जाने वाला करंट यू कैन कॉल इट IO, लोड का वोल्टेज यू कैन कॉल इट VO। तो जो हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है उसका एक पार्ट RO में से जाता है और बचा हुआ पार्ट RL में से जाता है। तो जिस तरह से वहां पर हमने थेवेनिन का इस्तेमाल किया था, यहां पर हमने दोनों तरफ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का इस्तेमाल किया है।
Am I right? तो थेवेनिन्स और नॉर्टन्स हमारे टूल्स हैं, हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उसको जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल करेंगे। अब फिर वही बातें करेंगे जैसी वहां वोल्टेज एम्पलीफायर में बात करी थी कि एक अच्छा करंट एम्पलीफायर वो होगा जिसका AI इंडिपेंडेंट हो RS और RL से। ये कब संभव है? जब RS का बड़ा हिस्सा RI में से जाए और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हिस्सा RS में से जाए। सिमिलरली यहां से बना हुआ करंट का मैक्सिमम हिस्सा यहां से जाए और इसमें से जाने वाला ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो। आपको इतना सर्किट एनालिसिस सबको आता है कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज मिले आपको सिग्नल का, तो RI must be as small as possible in comparison to RS। अब उल्टा हो गया मामला, देखो वोल्टेज एम्पलीफायर में। वोल्टेज एम्पलीफायर में हम RO बड़ा मांग रहे थे, करंट एम्पलीफायर में हम RI छोटा मांग रहे हैं। आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? RI 0 हो जाए। दिस इज आइडियल सिचुएशन। आइडियली क्योंकि RI अगर 0 हो गया तो RS जो हमारा सिग्नल है वो पूरा का पूरा हमारे एम्पलीफायर में घुसेगा और RS में कोई इंटरनल लॉसेस नहीं होंगे। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली वी वांट। सिमिलरली आउटपुट साइड पे अगर आप चाहते हो इसका पूरा एडवांटेज आपके लोड को मिले, तो आप एक काम कीजिए, ट्राई टू मैन्युफैक्चर एन एम्पलीफायर whose RO is very large as compared to RL। Ideally speaking, RO must be made infinity। Ideally आप देख लीजिए वोल्टेज एम्पलीफायर से ठीक उल्टा मामला है। वोल्टेज एम्पलीफायर में RI इंफिनिटी मांग रहे थे और RO 0 मांग रहे थे। करंट एम्पलीफायर में RO 0 मांग रहे हैं और RO इंफिनिटी मांग रहे हैं। आप देख लीजिए इंजीनियर्स इन सब चीजों से खेलते हैं, क्योंकि जब कभी हम कोई एम्पलीफायर बनाते हैं देन दिस इज अवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम कि हम RI क्या रखेंगे, RO क्या रखेंगे। तो हमारी निगाह एप्लीकेशन पे होती है कि हम जो एम्पलीफायर बना रहे हैं वो कहाँ यूज होने वाला है, उसका उपयोग क्या है, वहां पे करंट इंपॉर्टेंट है, वहां पर वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से एक अच्छा इंजीनियर अपने कपड़े को काटता है, डिजाइन करता है। किसको? एम्पलीफायर को डिजाइन करता है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? ये सब डायग्राम बनाने में आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं दैट आई नीड नॉट टेल यू that A स्मॉल I और A कैपिटल I में क्या रिलेशन। A स्मॉल I इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। वो कब संभव है? आप अगर इंटेलिजेंट है तो देख लीजिए सर्किट डायग्राम में जाके, यहां पर देख लीजिए। अगर RL 0 हो जाए, if RL tends to become 0, then IO upon II in this circuit will tend to become, which was actually A capital I, will tend to become as good as A small I। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आपको और बताएं। ए कैपिटल I का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है?
अगर आप यहाँ पे करंट डिवाइडर थ्योरम लगाएं, सो दिस इज लाइक सोर्स ऑफ करंट, ये दोनों पैरेलल में है, यानी करंट का एक हिस्सा इसमें से जाता है, एक हिस्सा इसमें से जाता है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? आप डायग्राम देखते रहिएगा, आप अपनी कॉपी में बनाते जा रहे होंगे डायग्राम। कैन आई राइट IO, current flowing through RL, is equal to total current generated, ये total current, source current divides in the reverse ratio, RO divided by RO plus RL। अब इस सर्किट में अगर II को दूसरी तरफ ले जाएं तो IO अपॉन II, ये हमारा A कैपिटल I कहलाएगा हिस्टोरिकली, इसकी वैल्यू होगी A स्मॉल I RO डिवाइडेड बाय RO प्लस RL। ये जो फॉर्मूले में बना रहा हूं इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है आपको इसको बहुत लाइटली भी नहीं लेना है और बहुत डरना भी नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा उसको डर लगना चाहिए, और जो पढ़ेगा सिंसियरली उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो A कैपिटल I और A स्मॉल I का रिलेशन हो गया। इस इक्वेशन को गौर से देखो, अगर इस इक्वेशन में हम RL टेंडिंग टू 0 कर दें, so can I write AI will tend to become A small I, because यहाँ पर RL 0 रखोगे, जैसे 0 रखोगे RO से RO कट जाएगा और AI की वैल्यू A स्मॉल I के बराबर हो जाएगी। Are you comfortable, my dear friends? All of you comfortable हैं? Yes, sir. है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? Yes, clear. ठीक है। तो आइडियल करंट एम्पलीफायर अब हम उसको बोलेंगे जिसका RI 0 हो, RO इंफिनिटी हो, क्योंकि इसका AI इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे? RL और RS की वैल्यू से। एंड दैट इज नीडेड एक्चुअली इन लाइफ, हमको इसी की जरूरत होती है। आप लोग देखिए, आप भी अपने आप को देखिए कि हम किस ह्यूमन बीइंग को ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, जिसकी साइकोलॉजी, जिसका इंटरनल मेकअप ऐसा है कि वो बाहर के सर्कमस्टेंसेस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो बाहर कुछ अच्छा होता है तो बहुत खुश नहीं होता है, बाहर कुछ गलत होता है तो बहुत दुखी नहीं होता है। ऐसे लोग संत महात्मा बन जाते हैं, आइडियल जो अच्छे लोग होते हैं। इसी तरह से अच्छा एम्पलीफायर उसे बोलेंगे कि हम लोड बढ़ा दें घटा दें, उससे उसके करंट गेन पे, वोल्टेज गेन पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तब हम उसको एक नोबल, एक प्रादर्श, एक अच्छा करंट एम्पलीफायर या एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब तीसरे को लेते हैं, ये सब आप लोग याद करते जाना भैया, पढ़ते जाना। तीसरा जो है वो है ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। यहां पर कंडक्टेंस का वर्ड यूज हुआ है और ट्रांस का, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर। जब एक जगह से दूसरी जगह को हम लेते हैं तो ट्रांस का वर्ड यूज होता है। यानी अब क्या हमारे इंटेंशंस हैं, अब की बार ट्रांस कंडक्टेंस सॉल्व करते वक्त आउटपुट का करंट लेंगे और इनपुट का वोल्टेज लेंगे। इसका जो रेशियो बनेगा उसको हम कहेंगे G कैपिटल N।
देखो आपने जब हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ा था तब आपने जी स्मॉल एम पढ़ा था। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस एंड दिस। तो कहीं पर हम कैपिटल एम लेते हैं, कहीं पर हम स्मॉल एम लेते हैं, कहीं पर कैपिटल जी लेते हैं, कहीं पर स्मॉल जी लेते हैं। ये सब चीजों की आदत पड़ जाना चाहिए आपको, और इन सब के अंदर आपको फर्क महसूस होना चाहिए। तो जी कैपिटल एम क्या होगा? ट्रांसकंडक्टेंस गेन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ये ट्रांसकंडक्टेंस गेन ऑफ द एम्पलीफायर कहलाएगा। तो अब की बार हम जो कर रहे हैं, हम इसको स्टेबलाइज करने जा रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी चाहते हैं फीडबैक के जरिए। स्टेबिलिटी अगेंस्ट व्हाट? स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर, stability against replacement of the devices, stability against the variation in load and the source resistance। अब आप इतने इंटेलिजेंट तो होंगे कि अगर मैंने आउटपुट पे करंट को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया है और इनपुट पे वोल्टेज को दिया है, तो इनपुट साइड पे मुझे थेवेनिन यूज करना चाहिए और आउटपुट साइड पे मुझे नॉर्टन यूज करना चाहिए। अगर ऐसा है तो सर्किट कैसा दिखेगा? ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर का सर्किट मैं बनाने जा रहा हूं। Input impedance of the amplifier, RS, VI voltage, and this is VS. This current you can call it IR, and voltage across this is VI. So what is VI? VI is this voltage minus drop across this resistance. आउटपुट पे क्या होगा? आउटपुट पे एक करंट सोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शन देखो ऊपर ले रहे हैं। जब हम एच पैरामीटर मॉडल बनाते थे तो नीचे लेते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस विल बी, देखना ध्यान से, जी स्मॉल एम वी आई, इसकी वैल्यू, और इसके पैरेलल में आर ओ, और इसके पैरेलल में आर एल। यहां से जाने वाला करंट आई ओ, इसमें से जाने वाला करंट हमारा नुकसान है। दिस इज द टोटल करंट जनरेटेड बाय आर एम्पलीफायर। गौर से देख लो, इनपुट पे थेवेनिन का इस्तेमाल किया और आउटपुट पे नॉर्टन्स थ्योरम का। और जी स्मॉल एम और जी कैपिटल एम क्या होगा? जी कैपिटल एम इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, और जी स्मॉल एम क्या होगा? रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, बट व्हेन RL is 0। तो जी स्मॉल एम सब्जेक्ट टू कंडीशन है और जी कैपिटल एम विदाउट एनी कंडीशन।
अब आप इतने इंटेलिजेंट हो गए होंगे कि दोनों में रिलेशन निकाल लें। अगर इसको मैं करंट सोर्स मान लूँ, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगाऊं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्टली, G कैपिटल M will be G small m RO upon RO plus RL। और G कैपिटल M will go towards G small m as RL will tend towards 0। as simple as that। तो जब जब स्मॉल m स्मॉल i स्मॉल b आएगा, तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है। जैसे किसी बैटरी के अंदर ईएमएफ होता है, वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है व्हेन ओपन सर्किटेड। लाइकवाइज लाइकवाइज आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है भाई यहां पर? आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर हम चाहते हैं Vs पूरा का पूरा एम्पलीफायर में जाए, then we have to promise that Ri is much greater than Rs। Ideally speaking, Ri shall be infinity। and on output side आप चाहते हो ये करंट पूरा इसमें से चला जाए, तो आपको प्रॉमिस करना होगा that Ro is much greater than RL। in other words, Ro must be infinity, क्योंकि करंट लो या लेस रेजिस्टेंस पाथ में से गुजरता है। तो यहां पर जो सिचुएशन बनी वो बनी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सबसे पहले वाली की बनी थी इन्फिनिटी जीरो, दूसरे वाली की बनी थी जीरो इन्फिनिटी, अब बनी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। किसकी? आर आई और आर ओ की वैल्यू। एम आई राइट और नॉट? तो वोल्टेज एम्पलीफायर उसको बोला था जिसमें आर आई बहुत बड़ा हो, आर ओ बहुत छोटा हो। करंट एम्पलीफायर हमने उसको माना था जिसका आर आई बहुत छोटा हो, आर ओ बहुत बड़ा हो। और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर उसको मानेंगे जिसका इनपुट इंपेडेंस भी बहुत बड़ा हो और आउटपुट इंपेडेंस भी बहुत बड़ा हो। एंड डोंट वरी, वी इंजीनियर्स वी प्ले अराउंड विद दिस थिंग्स। ये हमारे हाथ में होता है, आर आई कब बड़ा बनाना, आर ओ कब बड़ा बनाना, छोटा बनाना, ये सब आप सीख जाएंगे अपनी लाइफ में जब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेंगे। तो अब आते हैं लास्ट वाले पे, फोर्थ वाले पे। अब तो आप समझ गए होंगे। सॉरी, नॉट ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इसमें हम ना तो AI लेंगे, ना AV लेंगे, ना GM लेंगे। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। फिर लेंगे किसे? RM को। और RM में आउटपुट पे वोल्टेज लेंगे और इनपुट पर करंट लेंगे। देख लीजिए, AI में IO अपॉन II, AV में VO अपॉन VI, GM में IO अपॉन VI, और लास्ट कॉम्बिनेशन RM में VO अपॉन II। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आउटपुट पे वोल्टेज लेना है तो आउटपुट पे थेवेनिन लगाएंगे, इनपुट पे करंट को इंपॉर्टेंस देना है तो इनपुट पे नॉर्टन लगाएंगे। सर्किट कैसा दिखेगा बनाते हैं।
This is your input impedance of the amplifier. This is this is RS and this is your input impedance. यहाँ पे सोर्स ऑफ सिग्नल करंट के फॉर्म में IS. This current is II. अगर जरूरत पड़ी then this voltage is VI. और आउटपुट साइड पे you have, अब आपको समझ आ गया होगा, आउटपुट साइड पे RL और RO सीरीज में प्लस टू माइनस R स्मॉल n II इसकी वैल्यू डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की. डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की. एग्रीड. अब फटाफट कर लेते हैं. यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगा देंगे तो R कैपिटल M बन जाएगा. ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट इक्वल टू R स्मॉल m डॉट डायरेक्ट रेशो RL अपॉन RO प्लस RL. अगर आप चाहते हो आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो तो R कैपिटल M मस्ट मूव टुवर्ड्स R स्मॉल m. ये तभी पॉसिबल है जब RL ओपन सर्किट की तरफ जाए. आइडियल सिचुएशन क्या पैदा हो रही है? आइडियल सिचुएशन ये पैदा हो रही है, यहाँ पर Ri मस्ट बी very very small as compared to RS. Ri should be ideally 0. And in this circuit, RO must be very very small as compared to RL, ताकि जितना वोल्टेज यहाँ पैदा हुआ वो यहाँ पर बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो और पूरा का पूरा वोल्टेज इस बंदे को मिल जाए. यानी आइडियल सिचुएशन है कि RO shall be 0. यानी यहाँ पर 0 0 की सिचुएशन हो जाएगी. 4 कॉम्बिनेशन हो गए. सबसे पहला पढ़ा था इन्फिनिटी 0, दूसरा पढ़ा 0 इन्फिनिटी, तीसरा पढ़ा इन्फिनिटी इन्फिनिटी और चौथा पढ़ा 0 0. RI और RO की वैल्यू. कंफर्टेबल फ्रेंड्स? खुशी, ये बेटा ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है. उससे चालू हो जाती रिकॉर्डिंग.